हाँ जी बच्चों, तो शुरुआत करते हैं एक नए रिवीजन लेक्चर की। और आज का हमारा चैप्टर है ईवे बिल। तो देखिए, ईवे बिल जो है वो क्यों बनाया जाता है। ईवे बिल जैसे मैंने आपको बताया कि भाई जब भी कोई भी गुड्स, कभी भी कोई भी गुड्स जब भी उसको ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा तो ईवे बिल की रिक्वायरमेंट रहती है। यानी कि सर्विसेज के केस में ईवे बिल नहीं बनता है, सिर्फ गुड्स के केस में बनता है। और जब भी गुड्स की मूवमेंट होगी तब ईवे बिल बनेगा, चाहे वो गुड्स की सप्लाई हुई हो या फिर कोई और रीजन हो, ईवे बिल हमेशा बनेगा। जब भी गुड्स की मूवमेंट होगी तो ईवे बिल बनेगा। तो आइए देख लेते हैं क्या लिख रखा है कि मूवमेंट जब भी होगी गुड्स की तो ईवे बिल जो है वो कंपलसरी हो जाएगा। अब देखिए इसमें बेनिफिट क्या है ईवे बिल के, तो आइए डिस्कस करते हैं जो बेनिफिट है। सबसे पहला जो बेनिफिट है वो ये है कि ये ऑनलाइन बनाया जाएगा, तो आपको जो है वो अपना डिजिटल काम करना है। इसके अलावा एलिमिनेशन ऑफ स्टेट बाउंड्री चेक्स, मतलब जब जो गुड्स है वो दूसरे स्टेट में एंटर होंगे तो वहां पर उसकी कोई चेकिंग नहीं की जाएगी। सिर्फ और सिर्फ अगर कोई ऑफिसर को शक होता है तो उसी की जो है चेकिंग की जाएगी। पुराने जीएसटी से पहले जो सिस्टम थे वहां पर जो है हर स्टेट में एंटर करते टाइम चेकिंग की जाती थी, बट अब ऐसा नहीं होगा। इसके अलावा फास्टर मूवमेंट, क्योंकि चेकिंग नहीं होगी तो जल्दी जो है वो स्पीड में मूवमेंट होगी और जल्दी गुड्स अपने पहुंच पाएंगे। टर्न अराउंड टाइम ऑफ ट्रक्स इंप्रूव हो जाएगा, यानी कि जल्दी जो है वो ट्रक अपना काम कर पाएंगे और जिससे जल्दी वो फ्री होंगे। एवरेज डिस्टेंसेस कवर्ड ज्यादा हो जाएंगे, यानी कि कम टाइम में ट्रक ज्यादा दूरी तक जा पाएंगे। इसके अलावा कॉस्ट भी कम होगी, ट्रेवल टाइम भी कम होगा। ये सारे जो है इसके फायदे हैं। इसके अलावा नेक्स्ट देखो जो लिख रखा है वो ये है कि भाई इससे सिंगल ईवे बिल, पूरे इंडिया में अगर आपको जाना हो तो एक ही ईवे बिल जो है वो अपना चल जाता है। अगर आपको हिसार से लेकर चेन्नई तक जाना है तो सिंगल ईवे बिल में आपका काम चल जाएगा। ऑनलाइन जनरेट करना है, इजी है। 50,000 से ऊपर का सामान होता है तो ही जनरेट करना पड़ता है, अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में। कार्बन फुटप्रिंट कम हो जाता है, यानी कि जब पेपर नहीं कटेंगे तो ऑब्वियस ये बात है कार्बन एमिशन कम होगा। और ये क्योंकि ऑनलाइन है तो आपको कागजों की जरूरत नहीं है, इसीलिए अपना यहां लिखा हुआ है कि कार्बन फुटप्रिंट कम हो जाता है। इसके अलावा ईवे बिल बनाते कैसे हैं, तो इसके लिए एक पोर्टल है। इस पोर्टल का नाम है ईवे बिल gst.gov.in। इस पोर्टल पे जाकर बनाया जाता है। फॉर्म का नाम है EWB01, ईवे बिल 01। ये फॉर्म भरना पड़ता है जिससे ये ईवे बिल बनाया जाता है। या फिर आप ईवे बिल बना सकते हो अपना ऑनलाइन किसी ऐप से बना सकते हो, एसएमएस के थ्रू बना सकते हो, या फिर बल्क अपलोड टूल आता है। बल्क में एक सॉफ्टवेयर आता है जिसमें आप बल्क में इकट्ठे ईवे बिल बना सकते हो, या फिर कोई और एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप ईवे बिल बना सकते हो। इसके बाद अगली जो बात है वो ये है कि भाई जनरेशन कैंसिलेशन अपडेशन ऑफ ईवे बिल इज अवेलेबल टू सप्लायर, यानी कि ईवे बिल कौन बना सकता है, सप्लायर भी बना सकता है, रेसिडेंट भी बना सकता है, ट्रांसपोर्टर भी बना सकता है। इनमें से कोई भी पर्सन बना सकता है, तीनों में से कोई भी पर्सन बना सकता है। इसके अलावा बनाने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, ईवे बिल पोर्टल पे एक रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ऑलरेडी आपका जीएसटी नंबर है, बट ईवे बिल पोर्टल पे अलग से आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना पड़ेगा और फिर आप ईवे बिल बना पाओगे। इसके अलावा एक अगला जो है लिख रखा है ट्रांजिन। ट्रांजिन क्या होता है, देखिए जो सप्लायर है और वो रेसिपिएंट है वो तो ईवे बिल तभी बना पाएगा जब उसके पास जीएसटी नंबर है। लेकिन ट्रांसपोर्टर के लिए एक हमने फैसिलिटी दे रखी है कि ट्रांसपोर्टर बिना जीएसटी नंबर के भी ईवे बिल बना सकता है। और वो ट्रांसपोर्टर जो है एक क्या कर सकता है, ट्रांसपोर्टर ईवे बिल के पोर्टल पे जाकर रजिस्टर कर सकता है और उसको एक टेम्परेरी आईडी दी जाएगी। उस टेम्परेरी आईडी को यूज करके वो ईवे बिल बना सकता है। उसको हम ट्रांजिन बोलते हैं। कि जो पर्सन रजिस्टर्ड नहीं है वो क्या कर सकता है, वो ईवे बिल पोर्टल पे जाकर एक 15 डिजिट की उसको आईडी मिल जाएगी जिसको हम ट्रांसपोर्टर आईडी बोलते हैं। सिर्फ ट्रांसपोर्टर के लिए ये वाली आईडी होती है। और 15 डिजिट का जैसे जीएसटी नंबर होता है वैसे ही उसको एक ट्रांसपोर्टर आईडी मिल जाएगी जिसको ट्रांजिन बोलेंगे, और वो जो है जीएसटी नंबर, फिर वो अपना ईवे बिल बना सकता है। ये जो आईडी होगी, जीएसटी जैसे नंबर का फॉर्मेट होता है 15 डिजिट का, शुरू के 2 डिजिट स्टेट कोड, फिर 10 डिजिट का पैन नंबर और फिर रैंडम डिजिट्स, वैसा ही जो है ये आईडी में होगा। तो इसके अलावा अपना जो ट्रांजिन है वो उसको यूज करके ईवे बिल बना पाएगा। ये ट्रांसपोर्टर की बात हो रही है, उस ट्रांसपोर्टर की जिसके पास अपना जीएसटी नंबर नहीं है। ईवे बिल बनाना कब होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ईवे बिल कब बनाना होता है, जब भी गुड्स की मूवमेंट होती है और 50,000 से ऊपर का सामान होता है तो ईवे बिल बनाना होता है। तो देखिए क्या लिख रखा है कि जब भी मूवमेंट होगी गुड्स की और 50,000 से ऊपर का सामान होगा तो जो है वो ईवे बिल बनाना होता है। और हाँ, ईवे बिल जब भी मूवमेंट होगी, मूवमेंट की कोई भी वजह हो, ईवे बिल बनाना पड़ता है। चाहे वो मूवमेंट होगी अपना सप्लाई की वजह से, इन रिलेशन टू सप्लाई, चाहे मूवमेंट होगी सप्लाई की वजह से या फिर अदर देन सप्लाई,
अदर देन सप्लाई का मतलब होता है कि भाई मान लो आपने सप्लाई नहीं की है लेकिन फिर भी मूवमेंट हो रही है। एग्जांपल के तौर पे जब अपन वो बनाया करते थे, एक डॉक्यूमेंट हुआ करता था, डिलीवरी चालान बनाया करते थे, जब सप्लाई नहीं होती है लेकिन मूवमेंट होती है, डिलीवरी चालान बनाते हैं। बच्चे ये पूछते हैं कि सर अपना जब हम सप्लाई करते हैं तो इनवॉइस बनाते हैं, फिर ई बिल की क्या जरूरत है? देखिए, इनवॉइस से तो पता लगता है कि भाई इस गुड्स का मालिक कौन है, लेकिन ई बिल से पता लगता है कि सामान कहां से आया है, कहां तक जा रहा है। तो ये एक रास्ते का बिल होता है। रास्ते का बिल मतलब जो ट्रांसपोर्टर एक डॉक्यूमेंट बनाता है उसको बस हमने इलेक्ट्रॉनिक कर दिया और ई बिल बना दिया, तो एक रास्ते का बिल होता है। तो ये बनाना पड़ेगा। इनवॉइस तो बनेगा, उसके साथ में ये डॉक्यूमेंट ई बिल भी बनेगा। सिमिलरली अगर सप्लाई नहीं है तो डिलीवरी चालान तो बनेगा और साथ में जो है वो ई बिल भी बनेगा। या फिर अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि अगर आप सप्लायर ऐसा आपका अनरजिस्टर्ड है, सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, उस पर जीएसटी नहीं लगा है, लेकिन स्टिल अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, वो खरीद के जा रहा है गुड्स को, तो रेसिपिएंट को ई बिल बनाना पड़ेगा। और अपना ये बात हो गई। हाँ, दोनों अनरजिस्टर्ड है लेकिन ट्रांसपोर्टर की फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर 50,000 से ऊपर का सामान है तो भी ई बिल बनाना पड़ेगा। तो यानी कि सप्लाई हो, सप्लाई ना हो, जब भी गुड्स में मूवमेंट होगी और 50,000 से ऊपर का सामान होगा तो ई बिल बनाना पड़ेगा। इसके अलावा ई बिल जो है वो दो पार्ट में बनता है, पार्ट ए, पार्ट बी। अभी बताते हैं उसके बारे में। तो देखो लिख रखा है यहां पर, टैक्सेबल सप्लाई है तो इनवॉइस बनेगा, साथ में ई बिल बनेगा। एग्जम्प्ट गुड्स है तो बिल ऑफ सप्लाई बनेगा, बट साथ में एग्जम्प्ट गुड्स के लिए ई बिल नहीं बनता है, एग्जम्प्ट गुड्स के ई बिल नहीं बनता है। इसके अलावा डिलीवरी चालान बन रहा है, सेल नहीं हुई है तो भी ई बिल तो बनेगा ही बनेगा। अब अगली बात आती है कि भाई कौन बनाएगा ई बिल। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसे ई बिल बनाने की उस पर्सन की है जो वो गुड्स को ले जा रहा है। मतलब अगर सप्लायर जो है सामान ले जा रहा है अपना तो सप्लायर बनाएगा, अगर सप्लायर से खरीद कर रेसिपिएंट लेकर जा रहा है सामान तो रेसिपिएंट बनाएगा, रिस्क एंड रिवॉर्ड जिसका है वो ई बिल बनाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए दोनों ही अनरजिस्टर्ड है, सप्लायर भी और रेसिपिएंट भी, तो फिर जो है ई बिल बनाएगा हमारा ट्रांसपोर्टर को बनाना पड़ेगा। क्योंकि अल्टीमेटली अगर 50,000 से ऊपर का सामान जा रहा है तो ई बिल होना जरूरी है, कंपलसरी है। अगर ई बिल नहीं होगा तो फिर उस सामान को जो है वो अपना रुकवा लिया जाएगा। इसके अलावा अब बात आती है कि सर जो 50,000 की आपने बात की है वो 50,000 का मतलब क्या है? तो उसका मतलब है कि भाई कंसाइनमेंट वैल्यू देखी जाती है। जो वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में अपन ने सेक्शन 15 में वैल्यू देखी थी वो वैल्यू देखी जाती है, यानी कि जो सेक्शन 15 की ट्रांजैक्शन वैल्यू होती है वही देखी जाती है। बट इसमें थोड़ा सा अलग है, और वो थोड़ा अलग क्या है, इसमें टैक्सेस को भी इंक्लूड किया जाता है। उस वैल्यू के अंदर जीएसटी को छोड़कर बाकी सारे टैक्सेस इंक्लूड किए जाते थे, लेकिन जीएसटी इंक्लूड नहीं किया जाता था। बट यहां ई बिल की जो 50,000 की वैल्यू है उसमें अपना जीएसटी को भी इंक्लूड किया जाता है, लेकिन एक्सक्लूड किया जाता है एग्जम्प्ट सप्लाईज को। एग्जम्प्ट सप्लाईज को इंक्लूड नहीं किया जाता। जैसे यहां पर मैंने क्वेश्चन बनाया है, तो देखिए यहां पर क्या है, 48,000 का सामान है और 18% जीएसटी है। जीएसटी लगने के बाद वैल्यू 50,000 से ऊपर हो चुकी है, तो इसीलिए ई बिल बनाना यहां पर क्या हो जाएगा, कंपलसरी। लेकिन अगर कोई एग्जम्प्ट गुड्स हैं तो उनको हम काउंट नहीं करेंगे। इसके अलावा ये जो अगला डायग्राम है वो ये बोलता है कि भाई वैसे तो जो ई बिल होता है उसके लिए रिक्वायरमेंट रहती है कि भाई 50,000 से ऊपर का होगा तो ई बिल बनाना पड़ेगा। बट इसके लिए एक एक्सेप्शन है, वो देखो क्या लिख रखा है कि ई बिल नीड्स टू बी इशूड इवन इफ वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट इज लेस देन 50,000। दो केस ऐसे हैं जहां पर 50,000 से कम सामान होगा तब भी ई बिल बनाना पड़ेगा। वो दो केस कौन से हैं? नंबर 1 है जो वर्क के केस में, और नंबर 2 जो है क्या कहते हैं अपना, एक जो वर्क है और एक हैंडीक्राफ्ट गुड्स है। हैंडीक्राफ्ट गुड्स और जो वर्क, इन दो केस में अगर इंटरस्टेट होगा तो 50,000 से कम होगा सामान तब भी जो है ई बिल बनाना पड़ेगा। मैंने अपना रजिस्ट्रेशन चैप्टर में आपको कराया था जब हम अपना हैंडीक्राफ्ट गुड्स के बारे में पढ़ रहे थे कि हैंडीक्राफ्ट गुड्स वाले को इंटरस्टेट के केस में जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसकी कंडीशन थी कि भाई जो हैंडीक्राफ्ट गुड्स वाला है वो ई बिल बनाएगा। तो यही यहां पर बात लिखी गई है कि अगर 50,000 से कम का सामान होगा तब भी ई बिल बनाना पड़ेगा हैंडीक्राफ्ट गुड्स वाले को, और साथ में जो है क्या कहते हैं अपना जो इंटरस्टेट कर रहा है, हाँ बस उसकी कंडीशन ये है कि इंटरस्टेट होना चाहिए,
हैंडीक्राफ्ट गुड्स होना चाहिए या फिर जो वर्क होना चाहिए। अगर ऐसा है तो 50,000 से कम का सामान होगा तब भी ई विल बनाना कंपलसरी हो जाएगा। अगला है भाई बिल टू शिप टू मॉडल के केस में ई विल कैसे बनता है। तो भाई बिल टू शिप टू मॉडल होता क्या है उसका मैंने आपको एग्जांपल दिया हुआ है। मान लो पारस जो हिसार में है, पारस ने जो हिसार में है, तो पारस ने ऑर्डर दिया दिल्ली में और दिल्ली वाले के पास सामान था नहीं। दिल्ली वाले ने जो है वो ऑर्डर दिया जयपुर में और फिर डिलीवरी का जब टाइम आया तो यहां दो इनवॉइस बने। जयपुर दिल्ली वाला जो है उसने ऑर्डर दिया है जयपुर में, तो जयपुर वाला जो इनवॉइस बनाएगा वो बनाएगा दिल्ली वाले के नाम पे, दिल्ली वाला इनवॉइस बनाएगा पारस के नाम पे। इनवॉइस है दो, बट जयपुर वाले ने क्या किया, डिलीवरी सीधा हिसार कर दी, डिलीवरी है एक, इनवॉइस है दो, डिलीवरी है एक। तो क्या यहां पर दो ई वे बिल बनेंगे या एक ई वे बिल बनेगा? द आंसर इज वन ई वे बिल बनेगा। इन पार्टीज में से कोई भी जो है ई विल बना सकता है और सिर्फ एक ही ई विल बनेगा। ये होता है बिल टू शिप टू मॉडल। तो बिल टू शिप टू मॉडल के केस में एक ही ई विल की रिक्वायरमेंट रहती है। इसके बाद जो अगली बात आती है वो ये आती है कि भाई जीएसटी जो अपना ई विल है उसके दो पार्ट होते हैं। जो पहला पार्ट है बेटा वो हमारे पास होता है पार्ट ए, जिसमें हम नॉर्मली जो सप्लायर है उसकी डिटेल डालते हैं और रेसिपिएंट जो है उसकी डिटेल डालते हैं। पार्ट बी के अंदर हम ट्रांसपोर्टर की डिटेल डालते हैं। तो आइए उसको डिटेल में पढ़ लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं। तो पार्ट ए है जिसके अंदर हम डालते हैं जीएसटी नंबर ऑफ सप्लायर, जीएसटी नंबर ऑफ सप्लायर, रेसिपिएंट का जीएसटी नंबर, डिलीवरी कहां करनी है उसका जो अपना एड्रेस है, पिन कोड, डॉक्यूमेंट, टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चालान, बिल ऑफ एंट्री, मतलब किस डॉक्यूमेंट के बेस पे आप बना रहे हो ई वे बिल वो लिखना है। क्योंकि एक बेस तो होगा ही, ई वे बिल तो एक सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट है, एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है अपना, हाँ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है, एक जो है वो बेस तो होगा ही। तो सप्लीमेंट्री नहीं सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट है, यानी कि ये तो एक्स्ट्रा बनेगा बट एक बेस तो होगा ही। वो बेस क्या हो सकता है? वो बेस टैक्स इनवॉइस हो सकता है, वो बेस टैक्स इनवॉइस हो सकता है। अगर सप्लाई होगी तो टैक्स इनवॉइस होगा, और अगर सप्लाई नहीं हो रही है, कंपोजिशन वाला है, तो उस केस में बिल ऑफ सप्लाई हो सकता है। डिलीवरी चालान, सप्लाई नहीं हो रही है तो उसमें डिलीवरी चालान बन सकता है, या इंपोर्ट होगा तो बिल ऑफ एंट्री बन सकता है। तो कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है बेस, और उसके ऊपर हम बनाएंगे अपना ई वे बिल। इसके अलावा उसमें इन सब का इन डॉक्यूमेंट का नेम, नंबर लिखा होगा, डेट लिखी होगी, वैल्यू लिखा होगा गुड्स का, एचएसएन कोड लिखा होगा, और रीजंस ट्रांसपोर्टेशन के क्या हैं कि सप्लाई हुई है या अदर देन सप्लाई है, वो रीजन लिखे होंगे। तो ये वो बंदा भरेगा पार्ट ए जो मूवमेंट कर रहा है, सप्लायर भरेगा या रेसिपिएंट भरेगा। लेकिन पार्ट बी में जो है वो ट्रांसपोर्टर की डिटेल होगी, तो वो जो है अपना ट्रांसपोर्टर की डिटेल जो होगी वो ट्रांसपोर्टर जो है वो भरेगा। ट्रांसपोर्टर जो है वो डॉक्यूमेंट नंबर वगैरह भरेगा, ट्रांसपोर्टर जो है अपनी डिटेल भरेगा। इसमें पार्ट बी के अंदर ट्रांसपोर्टर क्या डिटेल भरेगा, जैसे कि व्हीकल नंबर, कौन से ट्रक से सामान जा रहा है, रोड के केस में बाय रोड अगर सामान जा रहा है तो व्हीकल नंबर भरना जरूरी है। और अगर सामान जा रहा है एयरवे के थ्रू, रेलवे के थ्रू, तो उस केस में, या इंपोर्ट के थ्रू, शिप के थ्रू जा रहा है, तो शिप के थ्रू जा रहा है तो बिल ऑफ लेडिंग का नंबर भरना जरूरी है। एयरवे के थ्रू जा रहा है तो एयरवे बिल नंबर भरना जरूरी है। रेलवे के थ्रू जा रहा है रेलवे रिसीट नंबर भरना जरूरी है। तो ये सारे नंबर, और अपना रोड के थ्रू जा रहा है तो जीआरएन नंबर, रोड के थ्रू जाता है तो ट्रक वाला जो है वो क्या करेगा, एक जीआरएन नंबर देगा, एक गुड्स का एक नंबर देगा, तो वो नंबर अपना भरना जरूरी है। रेलवे के थ्रू जाएगा तो क्या कहते हैं अपना ट्रेन वाले यानी कि इंडियन रेलवेज एक रिसीट देंगे, उसका नंबर भरा जाएगा। तो ट्रेन का खुद का नंबर थोड़ी ना होता है, ट्रक का तो नंबर भर सकते हो HR22 HR20, लेकिन रेलवे का कोई नंबर नहीं होता। रेलवे के केस में तो रेलवे वाले एक रिसीट इश्यू करेंगे, वही पार्ट बी में डालनी पड़ेगी। एयरवे वाले भी एक रिसीट इश्यू करेंगे, वही पार्ट बी में डालनी पड़ेगी। शिप वाले एक रिसीट इश्यू करेंगे, बिल ऑफ लेडिंग, वही पार्ट बी में डालनी पड़ेगी। इसके अलावा देखो अगली बात लिख रखी है कि अगर पार्ट बी जो है वो ट्रांसपोर्टर भी भर सकता है अगर उसको ऑथोराइज किया जाए, तो पार्ट ए जो है वो ट्रांसपोर्टर भी भर सकता है अगर उसको ऑथोराइज किया जाए। इवन ई कॉमर्स ऑपरेटर भी भर सकता है, या कुरियर एजेंसी भी भर सकती है। मान लीजिए आपने कोई सामान कुरियर एजेंसी से मंगवाया है तो वो भी पार्ट ए भर सकती है। वैसे तो पार्ट ए भरना होता है सप्लायर को या रेसिपिएंट को जिसका सामान है, लेकिन ये लोग भी जो है पार्ट ए भर सकते हैं, यानी कि ट्रांसपोर्टर भर सकता है और कुरियर एजेंसी भी भर सकती है, ई कॉमर्स ऑपरेटर भी भर सकता है। आपने अमेज़न के थ्रू सामान मंगवाया तो अमेज़न भी भर सकता है। इसके अलावा जो है वो अपना लिखा हुआ है कि पार्ट ए भरने के बाद एक टेम्परेरी नंबर जनरेट होता है, वो टेम्परेरी नंबर आपको देना होता है, क्या कहते हैं वो टेम्परेरी नंबर देना होता है ट्रांसपोर्टर को। फिर ट्रांसपोर्टर क्या भरता है, पार्ट बी।
जब पार्ट भी भर जाएगा, ट्रांसपोर्टर जो है पार्ट भी भरेगा, जब पार्ट भी भर जाएगा तभी हम ई वे बिल को जनरेट मानते हैं। जब तक पार्ट भी नहीं भरा जाता तब तक ई वे बिल जनरेट नहीं होता है। पार्ट भी भरने के बाद ई वे बिल जनरेट होता है। इसके अलावा और पार्ट भी भरने के बाद ही हम मानेंगे कि ई वे बिल जनरेट हुआ है, और तभी आप गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो। गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने से पहले, चलाने से पहले पार्ट भी भरना कंपलसरी है। हाँ, इसके अलावा अगर व्हीकल नंबर नहीं है तो ई वे बिल वैलिड नहीं माना जाएगा। और व्हीकल नंबर बच्चों सिर्फ किसके केस में होता है? सिर्फ और सिर्फ गुड्स वाला जो अपना बाय रोड जाता है उसी के केस में होता है। हु इज मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू जनरेट ई वे बिल, वो मैंने आपको बता ही दिया, इसमें कुछ ज्यादा खास बात नहीं है इसमें पढ़ने के लायक। इसके बाद जो अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि अपना हाँ, तो ये सारी बातें हो चुकी हैं। अदर पॉइंट्स में ज्यादा कुछ मेरे को खास लगता नहीं है, तो आप एक बार खुद ही रीडिंग ले लेना, प्लेन रीडिंग ले लेना, ज्यादा कुछ खास लगता नहीं है। तो अगली बात हमारे पास आती है कि हाँ, पार्ट बी में आपको नहीं भरना पड़ेगा डिटेल। वैसे मैंने बोला था दोनों पार्ट भरने कंपलसरी हैं, लेकिन एक केस ऐसा है जब आपको दो पार्ट्स की जगह एक पार्ट ए भर दोगे वो भी चल जाएगा। तो वो कौन सा केस है, आइए पढ़ लेते हैं। तो ये वाला केस है बेटा। इस केस में क्या होता है बेटा कि मान लीजिए हम कोई ना कोई सामान लेकर आए हैं। ये स्टेट है हमारे पास, ये दिल्ली स्टेट है। हम दिल्ली स्टेट से कोई सामान लेकर आए हैं, तो दिल्ली का एक बहुत ही अंदर का इलाका है चोर बाजार। हम चोर बाजार से सामान लेकर आए हैं, वहां पर बड़े ट्रक जाते नहीं है, तो हमने क्या किया, छोटे छोटे टेंपो में लोड करवा के सामान और वो ले आए, और फिर हम दिल्ली की आउटर बाउंड्री पे ले आए सामान। यहां पर बाउंड्री पे आ चुका है, चोर बाजार से लेकर हम बाउंड्री पे आ गए हैं। अब बाउंड्री पे हम क्या करेंगे, अंदर से सामान तो लेकर आए हैं हम टेंपो वगैरह के अंदर, टेंपो में लेकर आए हैं। अब यहां पर बाउंड्री पे आ चुके हैं, और बाउंड्री पे आकर हम इसको किस में लोड करवाएंगे, हम बाउंड्री पे आकर इसको सामान को लोड कराएंगे मेन ट्रक में। तो यहां पर सामान जो है वो चेंज हो रहा है, या तो अपना ट्रांसपोर्टर चेंज हो रहा है या फिर ट्रक चेंज हो रहा है। यहां पर ट्रक बड़े व्हीकल में सामान लोड होगा, और फिर हम वहां से जो है वो हिसार की तरफ जो है अपना सामान लेकर आ पाएंगे। तो यहां बेटा दो ई वे बिल बनेंगे। पहला ई वे बिल जो बनेगा वो बनेगा चोर बाजार से लेकर दिल्ली के आउटर तक, दूसरा ई वे बिल बनेगा दिल्ली से लेकर हिसार तक। तो अभी दो ई वे बिल बनेंगे, बट जो पहला ई वे बिल है ना, जो क्या है, दिल्ली के अंदर से ही शुरू हो रहा है ट्रक और वो आउटर तक आ रहा है, वो जो ई वे बिल होगा उसमें पार्ट बी की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जो दूसरा ई वे बिल होगा जो दिल्ली से लेकर हिसार तक आ रहा है, वहां पार्ट बी की रिक्वायरमेंट है। तो आइए पढ़ा देता हूं आपको, कहां लिख रखा है कि पार्ट बी की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो क्या लिखता है कि जब भी कन्वेयंस में पार्ट बी की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब अप टू 50 किलोमीटर तक का ट्रेवल हो और विद इन द सेम स्टेट हो, तो आपको पार्ट बी की जरूरत नहीं है। तो हाँ, पार्ट बी की जरूरत नहीं है। 50 किलोमीटर तक का ट्रेवल हो, सेम स्टेट में हो, तो पार्ट बी की जरूरत नहीं है। हाँ, ये वाली बात हो गई। लेकिन उसके लिए दो केस हैं वो बना रखे हैं। अगर जो है ट्रक कहां से कहां तक जाता है, फ्रॉम प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ कंसाइनर, भेजने वाले से लेकर, यानी कि भेजने वाला था चोर बाजार से लेकर ट्रक जा रहा है टू द प्लेस ऑफ ट्रांसपोर्टर, यानी कि आगे जहां पर चेंज हुआ था ट्रांसपोर्टर, यानी कि हमने दिल्ली का आउटर एरिया बोला था वहां तक। तो यहां जो है आपको एक ई वे बिल भरना है, एक ई वे बिल ये बनाना है, एक ई वे बिल जो है इसके आगे बनेगा, यानी कि ट्रांसपोर्टर से लेकर कहां तक बनेगा, ट्रांसपोर्टर से लेकर कंसाइनी तक। देखो, ट्रांसपोर्टर से लेकर कंसाइनी तक, तो दो ई वे बिल बनेंगे। पर दो ई वे बिल के अंदर आपको क्या करना है, दो ई वे बिल बनेंगे। एक तो बनेगा आपका भेजने वाले से लेकर और दिल्ली के आउटर तक, दूसरा बनेगा दिल्ली के आउटर से लेकर और रिसीवर तक, यहां तक बनेगा। दो ई वे बिल बनेंगे। अगर इन ई वे बिल के अंदर स्टेट चेंज नहीं हुआ है, अगर इस ई वे बिल के अंदर स्टेट चेंज नहीं हुआ है, तो उस केस में एक ही पार्ट ए बना दोगे, और अप टू 50 किलोमीटर है तो सफिशिएंट रहेगा। तो हमारे इस एग्जांपल में ये दिल्ली के अंदर है, दिल्ली के चोर बाजार से लेकर दिल्ली के आउटर तक, तो यहां पर पार्ट बी की जरूरत नहीं है क्योंकि 50 किलोमीटर तक है और स्टेट भी सेम है। बट अब हमारे केस में क्या हुआ, यहां से लेकर यहां तक तो स्टेट चेंज हो गया, तो यहां पर दोनों पार्ट चाहिए।
अगर ये भी सेम स्टेट में होता तो और 50 किलोमीटर तक होता तो यहां पर भी दूसरा पार्ट नहीं चाहिए था। तो अगर जो है क्या कहते हैं, कंडीशन ये है कि अगर 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है और स्टेट सेम है तो उस केस में आपको दो पार्ट नहीं चाहिए, एक ही पार्ट चाहिए। बट वो अपना उसके वो तभी हो सकता है जब आप क्या कहते हैं एक बार शिफ्ट करो, यानी कि कंसाइनर से लेकर ट्रांसपोर्टर तक आओ और फिर ट्रांसपोर्टर से लेकर आगे अपना कंसाइनी तक पहुंचो। तो उस केस में हमें ये दो कंडीशन चेक करनी है, अप टू 50,000, तो पार्ट बी की जरूरत आपको नहीं है। इसके अलावा हर ई बिल का नंबर यूनिक होता है, वो इसमें लिखा हुआ है, कोई खास बात नहीं है। जैसे इनवॉइस नंबर यूनिक होता है, ऐसे ई बिल भी नंबर भी यूनिक होता है। अब अगला जो टॉपिक है वो है वन कन्वेंस टू अनदर। इसके ना दो टॉपिक्स हैं, आपस में रिलेटेड टॉपिक्स हैं और दोनों का सेम ही जवाब होता है। वो दो टॉपिक्स क्या है? वन कन्वेंस टू अनदर, एक तो ये टॉपिक है जिसके अंदर क्या है कि मान लीजिए क्या होता है कि भाई कई बार ऐसा होता है कि हम जा रहे थे, तो ये वाला डायग्राम देखिए, इससे समझाया गया है मैंने कि हरियाणा में हमारा ट्रक था, ये देखो हरियाणा में ट्रक था, हम जा रहे थे, हमें ट्रक के ऊपर लोड किया सामान और मैं निकला गाड़ी लेकर, थोड़ा आगे गए और आगे हमें असम तक जाना है, हम यहां पहुंचे, इतने ही जो है ट्रक खराब हो गया तो हमें सामान सारा या पलट गया तो सारा सामान शिफ्ट करना पड़ा और नए ट्रक पे हमें जो है क्या कहते हैं सामान डालना पड़ा। तो ये ट्रक जो है क्या कहते हैं शिफ्ट गया, पलट या कोई भी रीजन हो गया तो नए ट्रक में सामान लोड करना पड़ा। तो हमारा क्या करना पड़ेगा इस केस में? पार्ट बी अपडेट करना पड़ेगा। पार्ट बी में हमने पहले ट्रक का नंबर डाल रखा होगा, इस वाले ट्रक का, अब हमें जो है पार्ट बी के अंदर नंबर चेंज करना पड़ेगा, नए ट्रक का नंबर डालना पड़ेगा। बस इतनी सी बात है। इसको बोलते हैं कि जब हम चेंज हो जाता है हमारा, इसको ट्रांसशिपमेंट भी बोल सकते हैं और मल्टीपल मोड भी बोल सकते हैं कि ट्रक चेंज हो गया, ट्रांसपोर्टेशन के मोड चेंज हो गए। ट्रांसपोर्टेशन के मोड का मतलब हो सकता है पहले ट्रक था बाद में रेलवे हो गई, इस तरह से भी हो सकता है। तो या पहले ट्रक था बाद में रेलवे हो गई या बाद में शिप हो गया, तो वो उसको मल्टी मॉडल बोलते हैं। सिर्फ आपको पार्ट बी में जाकर चेंज करना है। इसके अलावा असाइनिंग ईवेबल टू अनदर ट्रांसपोर्टर, और मान लीजिए ये जो ट्रक खराब हुआ था तो यहां ट्रांसपोर्टर भी चेंज हो गया, तो भी सेम काम करना है। यहां ट्रांसपोर्टर था अपना हरिओम, यहां ट्रांसपोर्टर हो गया अक्षय, ट्रांसपोर्टर भी चेंज हो गया, तो आपको पार्ट बी में जाकर ट्रक का नंबर तो चेंज करना ही है, साथ में वहां ट्रांसपोर्टर का जीएसटी नंबर भी चेंज कर देना है। तो बस ये आपको काम करना है। तो ये भी हो गया भाई। इसके बाद नेक्स्ट असाइनिंग ईवेबल टू नंबर टू अनदर, ये भी हो गया आपका टॉपिक कंसोलिडेटेड ईवेबल। तो अगला टॉपिक है हमारा कंसोलिडेटेड ईवेबल। तो आइए इसको समझा देता हूं मैं, ये टॉपिक क्या है। तो ये टॉपिक बोलता है एक ट्रक है भाई, इस ट्रक के अंदर देखो 3 लोगों का सामान है, एक सामान ये है और एक ये सामान है और एक सामान जो है क्या कहते हैं अपना ये है। 3 लोगों का सामान है, सप्लायर 1, सप्लायर 2, सप्लायर 3, 3 लोगों का सामान है। अब क्या होता है, ये 3 लोगों का सामान है, इसमें से आप देखोगे ऊपर वाला जो 2 सामान है, एक ये और ये जो 2 सामान है, ये तो भाई अपना दोनों ही 50,000 से ऊपर के सामान है, इनकी वैल्यू 50,000 से ऊपर है। तो इस केस में क्या होगा, इसका ईवेबल ऑलरेडी बना हुआ होगा, इसका भी ईवेबल ऑलरेडी बना हुआ होगा, दोनों 50,000 से ऊपर के हैं। लेकिन जो ये है ना भाई, इसका ईवेबल नहीं बना होगा क्योंकि इस सामान की वैल्यू जो है वो क्या है 30,000 है, इसका ईवेबल नहीं बना होगा। तो इसका मतलब 2 ईवेबल ऑलरेडी बने हुए होंगे, इसका भी और इसका भी, बट ये जो तीसरा सामान है इसका ईवेबल अभी नहीं बना होगा। तो क्या इस तीसरे वाले सामान का ईवेबल बनाना कंपलसरी है या नहीं, क्वेश्चन ये है। अब एक ट्रक में अगर 50,000 से ऊपर का सामान है, रूल ये है कि हम पर सप्लायर नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे अगर इस पूरे ट्रक के अंदर 50,000 से ऊपर का सामान है तो ईवेबल बनाना पड़ेगा। और ऊपर वाले 2 का वो बन चुका है ईवेबल, इस तीसरे का ईवेबल जो है वो अलग बनाना पड़ेगा। और ये कौन बनाएगा? ट्रांसपोर्टर, क्योंकि ट्रांसपोर्टर जो है ये ट्रक लेके जा रहा है तो ये ईवेबल बनाएगा। अब ये तो हो गया, सेपरेट ईवेबल बनाना पड़ेगा, ये बात तो हो गई। अब तीसरी बात आती है, सेपरेट ईवेबल बनाना पड़ेगा, ये तो बात तो हो गई है। अब आती है बात कि क्या इसको कंसोलिडेट भी करना पड़ेगा। तो यस, इसको कंसोलिडेट भी करना पड़ेगा। आई मीन ये मर्जी होती है ट्रांसपोर्टर की। जो ट्रांसपोर्टर है, अब ट्रांसपोर्टर है ये अपना, इसके पास 3 ईवेबल हो गए, इस ट्रांसपोर्टर के पास 3 ईवेबल हो गए, ये अपना 3 बंदों का सामान था, 3 ईवेबल हो गए। तो क्या वो तीनों ईवेबल अलग अलग उठा के जाएगा या तीनों अलग अलग उठा के जाए, या फिर तीनों को क्या कर सकता है, तीनों ईवेबल को वो क्या कर सकता है, एक इकट्ठा कर सकता है इन तीनों ईवेबल को और एक कंसोलिडेटेड ईवेबल बना सकता है। जो हमारे नॉर्मल ईवेबल होते हैं, सेपरेट ईवेबल, उसका फॉर्म नंबर होता है ईवेबल 01, लेकिन कंसोलिडेटेड ईवेबल का जो फॉर्म नंबर होता है वो होता है ईवेबल 02।
ये कंपलसरी नहीं होता, ट्रांसपोर्टर की मर्जी है, में बना सकता है। अगर ये 02 बना लेगा कंसोलिडेटेड तो इसको फिर अलग अलग ईवे बिल जो है वो उठाने नहीं पड़ेंगे। कंसोलिडेटेड ईवे बिल की खुद की वैलिडिटी नहीं होती है। कंसोलिडेटेड ईवे बिल जो है, एक तो ये बता दिया मैंने, ऑप्शन होता है, मैंडेटरी होता है। इसके अलावा उसकी खुद की वैलिडिटी नहीं होती है, वो जो उसके अंदर जो ईवे बिल होते हैं उनकी सेपरेट सेपरेट वैलिडिटी होती है। तो कंसोलिडेटेड ईवे बिल की जो है वैलिडिटी खुद की नहीं होती है, जो इंडिविजुअल ईवे बिल्स होते हैं उन्हीं की वैलिडिटी पे ये काम करता है। ये था भाई आपका कंसोलिडेटेड ईवे बिल। ये फोटो लगा रखी है मैंने, कंसोलिडेटेड ईवे बिल दिखता कैसे है, बस एग्जाम में ये नहीं आएगा कि भाई दिखता कैसे है। इसके अलावा नेक्स्ट अगली जो हम बात करते हैं वो आते हैं कि भाई ईवे बिल के अंदर जो इंफॉर्मेशन हम सबमिट करते हैं, जैसे सप्लायर का नाम, रेसिपिएंट का नाम, जीएसटी नंबर वगैरह, अमाउंट ऑफ द गुड्स वगैरह वगैरह, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी यूज की जाएगी और इससे ऑटोमेटिकली R1 अपडेट हो जाएगी। ऐसा जो है यहां कंसेप्ट 14 में लिखा है, कोई खास बात नहीं है। अगला टॉपिक है कैंसिलेशन ऑफ ईवे बिल। क्या आप उस ईवे बिल को कैंसिल कर सकते हो? एक बार आपने गलत बना दिया, मान लो किसी का जीएसटी नंबर गलत डाल दिया या एड्रेस गलत डाल दिया, यस आप 24 घंटे के अंदर पोर्टल पे जाकर उसको कैंसिल कर सकते हो ईवे बिल को। और लेकिन हाँ एक बात है, अगर 24 घंटे में कैंसिल करने से पहले पहले रास्ते में हमारा ट्रक निकला हिसार से और 1 घंटे बाद हांसी पहुंचा, वहीं किसी ऑफिसर ने रुकवा लिया ट्रक को और चेक कर लिया पूरा और क्लीन रिपोर्ट दे दी, अब आप फिर ईवे बिल कैंसिल नहीं कर पाओगे क्योंकि ऑफिसर ने आपका ट्रक चेक कर लिया है। इसका मतलब अगर सच में आपका गलत बना था ईवे बिल तो आप बोल देते ऑफिसर को कि जी गलत बन गया, गलती हो गई, आपने वहां तो चेक करवा दिया सामान, अब आप ईवे बिल कैंसिल नहीं कर सकते। तो वैसे 24 घंटे में कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने सामान चेक करवा दिया है ऑफिसर के पास तो फिर आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते। इसके अलावा जो ईवे बिल है वो आपका अपना हाँ ईवे बिल जो होता है वो आप 24 घंटे में तो बता दिया मैंने आपको, लेकिन एक बार अगर ट्रांसलेट में वो वेरीफाई हो गया फिर आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते। 15 दिन तक वैलिड होता है पार्ट बी भरने के लिए। पार्ट ए भरा आपने ईवे बिल का, उसके बाद 15 दिन मिलते हैं आपको पार्ट बी भरने के लिए। जैसे ही 15 दिन हो जाते हैं फिर आप अपना उसके बाद पार्ट ए खत्म हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, आपको पार्ट बी भरने के लिए 15 दिन मिलते हैं। 15 दिन के अंदर अंदर आपको पार्ट बी भरना होता है। ईवे बिल कभी भी एडिट नहीं हो सकता, करेक्ट नहीं हो सकता, उसको कैंसिल ही करना पड़ता है। अगर गलत इंफॉर्मेशन डाल दो तो कैंसिल करके नया बनाना पड़ता है। अब आती है वैलिडिटी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आ सकता है वैलिडिटी निकालना। तो ईवे बिल की वैलिडिटी कैसे निकालते हैं? देखिए जो नॉर्मल ट्रक्स होते हैं उनके लिए या फिर जिसके अंदर शिप इन्वॉल्व नहीं होती, देखो लिखा रखा है कि अगर मल्टी मॉडल है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज किया गया है, पहले ट्रक और उसमें शिप इन्वॉल्व है, यानी कि पहले ट्रक था फिर बाद में शिप, या पहले शिप था फिर बाद में ट्रक, तो अगर शिप की इन्वॉल्वमेंट है या फिर अगर ओवर डायमेंशनल कार्गो है, बहुत बड़े ट्रक हैं, या तो बड़ा ट्रक है या फिर बड़ा ट्रक मतलब बहुत लंबा ट्रक है, या फिर क्या कहते हैं अपना शिप की इन्वॉल्वमेंट है, शिप की इन्वॉल्वमेंट है, तो उस केस में तो हम एक दिन का 20 किलोमीटर का डिस्टेंस मान के चलते हैं। और अगर मान लीजिए ऐसा नहीं है और अदर केस है तो अदर देन दैट अदर केस है तो 200 किलोमीटर पर डे का मान के चलते हैं। आइए इसकी कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो कुछ एग्जांपल है मेरे पास। कोई ईवे बिल बना और सुबह सुबह 12 बजे बना, 12:04 में बना 14 मार्च को, तो हम 14 मार्च को तो भूल जाएंगे भाई, 14 मार्च को काउंट नहीं करेंगे। पहला दिन आपका 15 मार्च से काउंट होगा, तो 15 मार्च को पहला दिन, 16 मार्च को दूसरा दिन, ऐसे काउंट करते हैं। इसके अलावा देखो आगे लिख रखा है ईवे बिल इज जनरेटेड ऑन 11/58 ऑन 14 मार्च। अगर जो है ईवे बिल बनता है अपना रात को 11:58 पे 14 मार्च को, तो भी 14 मार्च काउंट नहीं करेंगे और 15 मार्च से पहला दिन काउंट होगा, सेम आंसर आएगा, 15 मार्च से पहला दिन काउंट होगा। यानी कि जिस दिन ईवे बिल बनता है ना उसको भूल जाओ तो अपना उससे अगले दिन से जो है वैलिडिटी काउंट होती है। मतलब वो दिन आपको ना सरप्लस मिल गया। मान लो सुबह 8 बजे मैंने ईवे बिल बना दिया, दोनों पार्ट ए भी पार्ट बी भी, तो सुबह 8 बजे बना दिए, तो 8 बजे आप ट्रक लेकर निकल सकते हो, बट अभी वो वैलिडिटी में काउंट नहीं होगा, उससे अगले दिन से जो है वो काउंट होगा वैलिडिटी के अंदर। इसके अलावा पार्ट बी भरने के बाद ही आपका जो है वो रोड पे ले जा सकते हो, और पार्ट बी भरने के बाद ही स्टार्ट होता है आपका वैलिडिटी काउंट होना। इसके अलावा
पार्ट बी जो है हाँ वो हो गया। और पार्ट बी में अगर आप सब्सीक्वेंट एंट्रीज करते हो, सब्सीक्वेंट एंट्रीज का मतलब होता है कि आपने एक बार पार्ट बी बनाया बट उसमें बाद में आपने ट्रांसपोर्टर का नाम वगैरह चेंज कर दिया तो आपकी वैलिडिटी इंक्रीज नहीं होगी, वो आपकी सेम रहेगी। इसके अलावा देखो अगली बात निकल के कि भाई फ्राइडे को हमने पार्ट ए बनाया और मंडे को फिर हमने पार्ट बी बनाया, तो मंडे से ही वैलिडिटी काउंट होगी, बल्कि मंडे को भी भूल जाओ, ट्यूसडे से जो है वो दिन गिनने शुरू होंगे। इसके अलावा देखो 500 किलोमीटर अगर हमने डिस्टेंस है तो 3 दिन की वैलिडिटी आएगी। 500 को डिवाइड बाय कर दो आप किससे, अपना 200 से, तो 500 2.5 दिन आ गए, उसको हम 3 ही काउंट करेंगे। तो अगर मान लो 500 की जगह 410 होता तो भी 2 दिन और कुछ घंटे आते, उसको भी हम 3 दिन ही काउंट करते, ऊपर राउंड ऑफ करते हैं हमेशा। इसके अलावा नेक्स्ट मैंने खुद एग्जांपल बनाया हुआ है, अदर देन ओडीसी है, मतलब ओवर डायमेंशनल कार्गो नहीं है। अगर ओवर डायमेंशनल कार्गो होता तो 20 किलोमीटर काउंट होता, बट यहां जो है 200 किलोमीटर पर डे काउंट होगा। तो 2900 किलोमीटर चेन्नई है तो इसमें आ जाएंगे 14.5 दिन, यानी कि 15 दिन काउंट करेंगे। और यदि हम 2800 किलोमीटर माने तो फिर सीधा 14 दिन जो है वो काउंट करेंगे। मान लो ईवीएल के दोनों पार्ट बने हैं 5 मार्च को 5 बजे, तो 5 मार्च को भूल जाओ, 6 मार्च से शुरू करो, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अगर 15 दिन है तो 20 तारीख को खत्म होगा। और अगर क्या कहते हैं अपना 14 दिन है 5 मार्च नहीं, सुनिए 5 मार्च को तो पार्ट ए भरा गया है और 8 मार्च को पार्ट बी भरा गया है, ठीक है। तो 19 तारीख को खत्म हो गए, 14 दिन अगर है तो। लेकिन अब अगला केस है कि पार्ट ए भरा 5 मार्च को, पार्ट बी भरा 8 मार्च को, तो हम 8 मार्च से काउंट करेंगे और वो भी 8 मार्च को भूल जाओ 9 मार्च से काउंट करेंगे। तो 9 मार्च के अंदर अपन जो है 14 दिन ऐड कर देंगे। अगर 2800 किलोमीटर मान के चले, 2900 मान के चले तो 15 दिन ऐड कर देना 9 मार्च में, यानी कि 9 मार्च 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। अगर 15 दिन काउंट करें तो 23 मार्च आ रहा है और 14 दिन काउंट करें तो 22 मार्च आ रहा है। वो तो क्वेश्चन में देख लेना, 2800 किलोमीटर होगा तो 14 डेज, 2900 किलोमीटर होगा तो 15 डेज। इसके बाद एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी पीरियड, यानी कि आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि सर इतने दिनों में ना पहुंच पाए तो अगर नहीं पहुंच पाए तो वैलिडिटी खत्म होने से पहले और वैलिडिटी खत्म होने के 8 घंटे के अंदर, वैलिडिटी खत्म होने के 8 घंटे के अंदर आप पोर्टल पे इंफॉर्म कर सकते हो कि मेरा ट्रक पहुंच नहीं पाया, तो हम उसकी वैलिडिटी एक्सटेंड कर सकते हैं। देखो क्या लिखा रखा है कि वैलिडिटी जो है वो एक्सटेंड की जा सकती है। वैसे एक्सटेंड नहीं की जा सकती जनरली, लेकिन कुछ रीजंस हैं, फॉलोइंग रीजंस जिससे एक्सटेंड की जा सकती है। कमिश्नर अगर चाहता है तो कर सकता है, और किस केस में कर सकता है वो पार्ट बी में आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टर एक्सटेंड करवा सकते हैं वैलिडिटी। लेकिन उसके लिए रीजन क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि नेचुरल कैलेमिटी, अर्थक्वेक आ गया, लो एंड ऑर्डर इश्यूज, कहीं जाम लगा हुआ है, कोई धरना प्रदर्शन चल रहा है, ट्रांसशिपमेंट, एक ट्रक से दूसरे ट्रक में ट्रांसफर करना था, पहला ट्रक खराब हो गया, एक्सीडेंट हो गया वगैरह वगैरह। तो आपको कब एक्सटेंड करवानी है? 8 घंटे के अंदर अंदर फ्रॉम द टाइम ऑफ इट्स एक्सपायरी, एक्सपायरी से 8 घंटे के अंदर अंदर, जब भी एक्सपायरी होगी वैलिडिटी पीरियड खत्म होगा उससे 8 घंटे के अंदर अंदर जो है वो हम क्या कर सकते हैं, ये अपना आगे बढ़ा सकते हैं। 8 घंटे के अंदर अंदर जो है हम आगे बढ़ा सकते हैं, यानी कि वैलिडिटी एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ ईवीएल, यस क्या होता है देखिए, एक बार पता क्या हुआ कि मेरे मोबाइल में मैसेज आया कि भाई किसी ने आपके नंबर पे ईवीएल बनाया है। भाई मान लो कि ऐसा होता है कि मेरा जीएसटी नंबर है और मेरे पोर्टल पे जीएसटी नंबर पे मैंने अपना खुद का मोबाइल नंबर दिया हुआ है। तो अगर कोई सप्लायर, मैं रेसिपिएंट, अगर कोई सप्लायर गलती से रेसिपिएंट का जीएसटी नंबर डालते और गलती से मेरा जीएसटी नंबर डाल देता है, तो पोर्टल क्या करेगा, मेरे को मैसेज करेगा और इन्फॉर्म करेगा कि आपके नंबर पे एक जीएसटी नंबर बनाया गया है, एक ईवीएल बनाया गया है। अगर मैंने सच में वो सामान रिसीव किया होगा तो मैं उसको ओके हूं, ठीक है, ईवीएल बनना चाहिए था, बना दिया। लेकिन अगर मेरे को ऐसा लगता है कि भाई ईवीएल मैंने तो कहा ही नहीं था बनाने के लिए, ये ईवीएल जो है किसने बना दिया, तो मैं जाकर मेरे को मैसेज आने के 72 आवर्स के अंदर अंदर मैं उसको कैंसिल कर सकता हूं, मैं मना कर सकता हूं कि भाई मैंने नहीं बनवाया ईवीएल। देखो क्या लिख रखा है, पोर्टल इन्फॉर्म करेगा, सप्लायर को इन्फॉर्म करेगा। अगर पार्ट ए रेसिपिएंट ने बनाया तो सप्लायर को इन्फॉर्म करेगा,
रेसिपिएंट को इन्फॉर्म करेगा अगर पार्ट ए सप्लायर ने बनाया है, मतलब अपोजिट पार्टी को इन्फॉर्म करेगा। अगर ट्रांसपोर्टर ने बनाया तो दोनों को इन्फॉर्म करेगा, सप्लायर को भी रेसिपिएंट को भी। और फिर वो क्या कर सकते हैं, कॉमन पोर्टल पे जाकर अपना सप्लायर रेसिपिएंट क्या कर सकते हैं, उनको कम्युनिकेट किया जाएगा और फिर वो अपनी एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन दे सकते हैं। वो कह सकते हैं कि जी हमने तो बोला ही नहीं, हमने तो बनाया ही नहीं, तो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन दे सकते हैं। अगर वो जो भी एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन देनी है वो 72 आवर्स में देनी पड़ेगी उनको, जब भी अवेलेबल हुआ कॉमन पोर्टल पे, यानी कि उनको जब भी मैसेज आया उसके 72 आवर्स में उनको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना पड़ेगा। अगर वो 72 आवर्स में कोई भी एक्शन नहीं लेते तो डीम्ड एक्सेप्टेंस माना जाएगा, तो अगर वो नहीं करते तो डीम्ड एक्सेप्टेंस माना जाएगा। इसके अलावा ये जो एक्सेप्टेंस है रिजेक्शन है वो 72 घंटे में करना है या फिर एक्चुअल में सामान की डिलीवरी से पहले पहले करना है। एग्जांपल के तौर पे मान लो सामान हिसार से हांसी भेजना है, सिर्फ 30 किलोमीटर है, एक दिन की वैलिडिटी है यानी कि 24 घंटे की। मेरे को मैसेज आया और मैं इन्फॉर्म कर रहा हूं मान लो 2 दिन बाद, विद इन 72 आवर्स, बट 2 दिन बाद सामान तो डिलीवर हो चुका, अब यू विल कैंसिल कैसे कर सकते हो? तो अब कैंसिल नहीं हो सकता अगर सामान डिलीवर हो चुका है। अगर कोई गलती हुई है तो आपको या तो डिलीवरी से पहले और या फिर 72 आवर्स कंप्लीट होने से पहले पहले आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो ये बात है बेटा। तो ये वही टॉपिक हो गया आपका। इसके अलावा अगला टॉपिक आता है कब कब ईवीएल बनाने की जरूरत नहीं है, तो ये सारी लिस्ट आपको याद करनी पड़ेगी। 5 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे एलपीजी के खाली सिलेंडर जा रहे हैं तो जरूरत नहीं है, या फिर या तो एलपीजी के खाली सिलेंडर जा रहे हैं तो जरूरत नहीं है, या फिर एलपीजी टू हाउस होल्ड सप्लाई करने के लिए जा रहे हैं, मतलब गैस सप्लाई करने के लिए। आपके घर आता है ना गैस का सिलेंडर देने आता है, तो वो गैस का सिलेंडर देने आता है, वो 10-15 सिलेंडर उठा के आता है, तो उसके लिए भी ईवीएल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली बात है 50,000 से कम का सामान है, लेकिन स्टिल गवर्नमेंट ने बोल दिया कि बनाने की जरूरत नहीं है। अगर एलपीजी का गैस का सिलेंडर वो डिलीवर करने जा रहा है, चाहे घरेलू ग्राहकों को चाहे नॉन डोमेस्टिक ग्राहकों को। नॉन डोमेस्टिक ग्राहक होते हैं कि भाई मान लो होटल में ब्लू कलर का सिलेंडर जो है वो दिया जाता है, बड़ा सिलेंडर होता है, तो उनको भी जो है जरूरत नहीं है ईवीएल बनाने की जब भी डिलीवरी करने जा रहे हैं। केरोसिन ऑयल अगर डिलीवर करने जा रहे हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस यानी कि राशन डिपो को, अगर केरोसिन ऑयल डिलीवर करने जा रहे हैं तो वहां पर भी कोई जरूरत नहीं है। या फिर पोस्टल बैगेज, डाक वाहन जा रहा होता है, इंडियन पोस्ट का एक वाहन जा रहा होता है, एक ट्रक जा रहा होता है जिसमें हमारी चिट्ठियां होती हैं, तो उनको डिलीवर करने जा रहा होता है, तो उसके लिए भी कोई ईवीएल की जरूरत नहीं है। अपना पर्ल्स, प्रीशियस स्टोन्स, मेटल्स, इन सब के लिए, प्रीशियस मेटल वगैरह, इन सब के लिए भी जो है ईवीएल की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ज्वेलरी, सुनारों को भी ईवीएल की कोई जरूरत नहीं है। ज्वेलरी वालों को, चाहे सिल्वर ज्वेलरी हो, गोल्ड ज्वेलरी हो, इनको कोई ईवीएल की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नकली ज्वेलरी है, एक्सेप्ट इमिटेशन ज्वेलरी, नकली ज्वेलरी, अगर नकली ज्वेलरी है तो उसके लिए चाहिए, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि नकली ज्वेलरी अगर 50,000 से ऊपर होगी तो ईवीएल चाहिए, असली ज्वेलरी के लिए ईवीएल नहीं चाहिए। करेंसी लेके जा रहे हो 5 लाख रुपए, ईवीएल नहीं चाहिए। खुद का घर का सामान लेके जा रहे हो, खुद के लिए कोई टीवी ले रखा है, पुराना टीवी, आप टीवी लिया आपने, खरीदा आपने, उसका गत्ता खोल दो, तो बस गत्ता खोल दिया तो इसका मतलब टीवी मेरा पर्सनल हो गया, पर्सनल टीवी लेके जा रहा हूं, कोई ईवीएल नहीं चाहिए। 1 लाख का नया आईफोन खरीद के जा रहा हूं, कोई ईवीएल नहीं चाहिए। कोरल, ये वही चीजें हैं भाई, ये प्रीशियस मेटल्स वगैरह, तो इनके लिए भी ईवीएल नहीं चाहिए। इसके अलावा अगर जो है नॉन मोटराइज कन्वेंस, अगर सामान लेके जा रहे हो अपना नॉन मोटराइज कन्वेंस यानी कि इस तरह की बैलगाड़ी से, ईवीएल नहीं चाहिए। अगर सामान लेके जा रहे हो कस्टम पोर्ट, एयरपोर्ट, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, अपना फ्रोम से लेकर अगर हम लेकर जा रहे हैं टू इनलैंड कंटेनर डिपो, भाई ये क्या होता है? तो देखिए ये तो हमारा हो गया पोर्ट। पोर्ट का मतलब होता है जो समुद्र के किनारे, तो ये तो हो गया हमारा पोर्ट, ये पोर्ट हो गया, ये पोर्ट हो गया, ठीक है। लेकिन अब हरियाणा में तो समुद्र है नहीं, तो अगर हरियाणा से कोई सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना हो तो क्या होगा? तो हरियाणा के पास गवर्नमेंट ने ड्राई पोर्ट बना रखे हैं, ये ड्राई पोर्ट है, इसको बोलते हैं इनलैंड कंटेनर डिपो, ड्राई पोर्ट या कंटेनर फ्रेट स्टेशन, ये ड्राई पोर्ट है। तो जो ड्राई पोर्ट होते हैं, आपकी फैक्ट्री से ड्राई पोर्ट तक जब सामान आएगा, यहां तो ईवीएल चाहिए, बट अब यहां सामान आ गया, अब ये कस्टम यानी कि गवर्नमेंट के अंडर आ चुका है, फिर अब ईवीएल नहीं चाहिए। ये सामान जब ओरिजिनल पोर्ट के पास जाएगा तो यह फिर गवर्नमेंट के अंडर जाएगा, तो यहां पर कोई भी ईवीएल नहीं चाहिए। या इससे रिवर्स भी हो सकता है कि आपका कोई सामान आया फॉरेन से, तो आपका सामान गवर्नमेंट के ड्राई पोर्ट तक जाएगा, गवर्नमेंट के कंट्रोल में, कोई ईवीएल नहीं चाहिए।
आप रिसीव करने आओगे ड्राई पोर्ट से, फिर अपनी फैक्ट्री तक लेकर जाओगे, यहां फिर ई वे बिल चाहिए। मतलब आप लेके जाओगे तो ई वे बिल चाहिए, बट अगर गवर्नमेंट है वो लेकर जाएगी अपने कंट्रोल में, कस्टम के कंट्रोल में, तो ई वे बिल नहीं चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट जो आता है बात, वो आती है कि भाई हाँ, इन रिस्पेक्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स इन सच एरियाज नोटिफाइड, कोई ऐसे एरियाज जो गवर्नमेंट नोटिफाई कर रखे हैं वो अलग बात है, अपने इसको याद करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा गुड्स बीइंग एग्जम्प्ट, कुछ एग्जम्प्ट गुड्स हैं तो उनके लिए भी ई वे बिल नहीं चाहिए होता है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। खल बिनोला को छोड़कर, खल बिनोला के लिए चाहिए, इसका मतलब है अगर 50,000 से ऊपर होगा तो। इसके अलावा लिकर लेके जा रहे हो भाई, ये सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिन पे जीएसटी लगता ही नहीं है, इनके ई वे बिल नहीं चाहिए। पेट्रोलियम लेके जा रहे हो, हाई स्पीड डीजल लेके जा रहे हो, मोटर स्पिरिट, ये सारे वही प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, तो इनके लिए ई वे बिल भी नहीं चाहिए। शेड्यूल 3 की जो चीजें हैं, यानी कि जो सप्लाई ही नहीं है, तो उनके लिए भी ई वे बिल नहीं चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। और ये कस्टम वाला मैं भी करा चुका हूं आपको, कस्टम वाला। अब नेपाल और भूटान से कोई सामान जा रहा है तो ई वे बिल नहीं चाहिए। अब नेपाल भूटान का क्या स्कीम है भाई, नेपाल के पास ना खुद का पोर्ट नहीं है, क्योंकि नेपाल के चारों तरफ जो है वो क्या है, लैंड है। तो नेपाल और भूटान ऐसी हमारे पड़ोसी देश है जिनका खुद का पोर्ट नहीं है, वो लोग क्या करते हैं, हमारे पोर्ट यूज करते हैं। तो मान लो मुंबई में सामान, नेपाल से सामान आ रहा है मुंबई में, बट वो मुंबई में बिकेगा नहीं, मुंबई से आगे एक्सपोर्ट किया जाएगा, वो नेपाल का सामान है। तो नेपाल का कोई सप्लायर मुंबई पोर्ट को यूज कर रहा है, तो यहां पर वो ट्रकों से सामान लेकर आ रहा है, ई वे बिल नहीं चाहिए भाई। ना तो हमारा सामान है, ना हमारा सप्लायर है, ना हमारा रेसिपिएंट है, तो इस केस में ई वे बिल नहीं चाहिए। नेपाल और भूटान का कोई सामान जा रहा होगा तो वो हम उसको ट्रांजिट कार्गो बोलते हैं, बस वो हमारा रास्ता यूज कर रहे हैं, तो नहीं चाहिए। इसके अलावा आर्मी वालों की जो कैंटीन होती है, सीएसडी कैंटीन, आर्मी वालों का जो सामान होता है उनको भी ई वे बिल नहीं चाहिए। या फिर न्यूक्लियर पावर का सामान है, एटॉमिक एनर्जी का सामान है, इनको भी ई वे बिल नहीं चाहिए। या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का सामान है, कोई लड़ाकू विमान जा रहा है, कोई अपना हम डिफेंस का कोई इक्विपमेंट लेकर जा रहे हैं रेलवे पे या ट्रक पे, तो इसका कोई ई वे बिल नहीं चाहिए। तेजस फाइटर जेट लेकर जा रहे हैं, कोई ई वे बिल नहीं चाहिए। अगर गवर्नमेंट का सामान जा रहा है रेलवे के थ्रू तो ई वे बिल नहीं चाहिए। गवर्नमेंट का सामान ध्यान रखिए, सिर्फ रेलवे के थ्रू जा रहा है तो ई वे बिल नहीं चाहिए। खाली कंटेनर जा रहे हैं, देखो मैंने यहां फोटो लगाई है खाली कंटेनर्स की, ये कंटेनर होते हैं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में यूज होते हैं, ये सारे कंटेनर्स। ये खाली कंटेनर अगर आप ट्रक वगैरह पे रख के जा रहे हो तो कोई ई वे बिल नहीं चाहिए। या फिर 20 किलोमीटर तक अगर आप जा रहे हो, क्या करने के लिए, अपना वेट करवाने के लिए, सामान का वेट करवाने के लिए, उसको बोलते हैं वे ब्रिज, धर्म कांटा। तो देखो नीचे है खाली सिलेंडर जा रहे हैं तो ई वे बिल नहीं चाहिए, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया। खाली सिलेंडर जा रहे हैं तो भी ई वे बिल नहीं चाहिए। अब वे ब्रिज क्या होता है, देखो ये है, फैक्ट्री से ट्रक गया और क्या करने के लिए, वे ब्रिज यानी कि धर्म कांटा पे तुलने के लिए, अगर वो 20 किलोमीटर तक जा रहा है तुलने के लिए, तो कोई ई वे बिल नहीं चाहिए। तो ये सारे केस करवा दिए मैंने जहां जहां ई वे बिल नहीं चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि भाई ट्रक के ड्राइवर को ये सारे डॉक्यूमेंट अपने पास रखने पड़ेंगे, एक तो ई वे बिल और एक इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चालान, एज द केस में भी, यानी कि सप्लाई है तो इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई या डिलीवरी चालान एज द केस में भी, और साथ में एक ई वे बिल भी अपने पास रखना पड़ेगा। और हाँ, रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइसेस आगे फ्यूचर में इंस्टॉल किए जाएंगे, वो बाद की बातें, ठीक है। अब अगली जो बात आती है हमारी वो ये है, अगर ऑफिसर उससे मांगता है तो उसको ई वे बिल दिखाना पड़ेगा, ये सारी बातें लिखी हुई हैं। इसके बाद अगर ई इनवॉइस बनाते हो, अगर ई इनवॉइस बनाते हो तो उस केस में आपको ई वे बिल की कोई जरूरत नहीं होती है। जब ई इनवॉइस बनाते हो तो ई वे बिल ऑटोमेटिकली बन जाता है। और ई इनवॉइस के केस में क्योंकि आपके पास बस ई इनवॉइस का नंबर होना चाहिए, IRN नंबर उसको बोलते थे, वो होना चाहिए, तो आपको फिर ई वे बिल की जरूरत नहीं होती, ना ही इनवॉइस की कॉपी रखने की जरूरत होती। या फिर आप QR कोड जो होता है ना ई इनवॉइस के ऊपर, वो भी रख सकते हो, या तो आप QR कोड रख लो या फिर IRN नंबर रख लो अपने पास, तो फिजिकल कॉपी इनवॉइस की रखने की कोई जरूरत नहीं है, तो उस केस में ई वे बिल की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स इन ल्यू ऑफ ई वे बिल, हाँ, तो ऑटोमेटिक बन जाता है अपना ई वे बिल, पार्ट ए ऑटोमेटिक बन जाता है, पार्ट बी भी ऑटोमेटिक बन सकता है अगर आप ई इनवॉइस बनाते ट्रांसपोर्टर की डिटेल डाल दो। अगर आप ट्रांसपोर्टर की डिटेल नहीं डालोगे तो फिर पार्ट ए बन जाएगा, पार्ट बी फिर आपको बनाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स इन ल्यू ऑफ ई इनवॉइस, ई वे बिल,
ई बिल की जगह क्या डॉक्यूमेंट चल सकता है? तो ई बिल की जगह कई बार टैक्स इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई ये सब डॉक्यूमेंट चल सकते हैं अगर कमिश्नर चाहे। तो ये तो तभी है जब कमिश्नर चाहे, कोई खास पॉइंट नहीं है। इसके अलावा अगला पॉइंट आता है कि कमिश्नर आपको रोक सकता है रास्ते में और आपका सामान वगैरह चेक कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक कर सकता है। तो जब भी आपको रोकेगा तो आप उसको ई बिल दिखाओगे, चाहे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दिखाओ, फिजिकल फॉर्म में दिखाओ, आप उसको ई बिल दिखाओगे। और इसके अलावा ऑफिसर और क्या कर सकता है? ऑफिसर जब भी आपको रोकता है तो ऑफिसर को ना 2 रिपोर्ट बनाकर देनी पड़ती है। इसका मैंने चार्ट बनाया होगा, देखो यहां पर। जब भी ऑफिसर रोकता है तो ऑफिसर को 2 रिपोर्ट बनाकर देनी पड़ती है। एक रिपोर्ट तो 24 घंटे के अंदर देनी होती है और एक रिपोर्ट 3 दिन के अंदर बनाकर देनी होती है। रिपोर्ट के 2 पार्ट हो गए। पार्ट ए ऑफिसर को 24 घंटे में देना है और पार्ट बी ऑफिसर को 3 दिन के अंदर जो है रिपोर्ट बनाकर देनी है। तो कंप्लीट रिपोर्ट तब सबमिट होती है। देखिए मैं यहां पर पढ़ा देता हूं, आपको लिख रखा होगा कि 24 घंटे इंस्पेक्शन से उसके अंदर अंदर एक पार्ट बना के देना है और 3 दिन ऑफ सच इंस्पेक्शन, 3 दिन के अंदर अंदर आपको पार्ट बी बनाकर देना है ऑफिसर को। क्योंकि ऑफिसर कई लोगों से रिश्वत खाने के चक्कर में ना रोक ले, इसीलिए ऐसा जीएसटी वाले ने बोला है कि आपको ये 2 रिपोर्ट बनाकर देनी पड़ेगी। पार्ट बी डिटेल्ड रिपोर्ट होगी, एक ये समरी रिपोर्ट होगी, ताकि गलत लोगों को ऑफिसर मत सही लोगों को ऑफिसर मत रोके, जिनके ऊपर शक है उन्हीं को ऑफिसर रोके। इसके अलावा ये 3 दिन का टाइम पीरियड 3 दिन से बढ़ाया जा सकता है अगर ऑफिसर एक रीजन बताता है तो। इसके अलावा नेक्स्ट जो अगली बात होती है वो ये है कि भाई जो 24 घंटे का पीरियड है या 3 दिन का पीरियड है वो मिडनाइट से काउंट होगा। यानी कि आज ऑफिसर ने हमारे को रोका 11:30 दोपहर को रोका। अगर दोपहर को रोका तो सारा दिन भूल जाओ, उससे 15 तारीख को भूल जाओ। 16 तारीख को रात को 12 बजे तक तो एक रिपोर्ट देनी पड़ेगी और उसके फिर 2 दिन के अंदर अंदर जो है दूसरी रिपोर्ट देनी पड़ेगी। यानी कि 18 तारीख की रात की 12 बजे तक दूसरी रिपोर्ट देनी पड़ेगी। इसके अलावा एक और रूल आता है कि ऑफिसर जो है वो 30 मिनट से ज्यादा रोक नहीं सकता। ऑफिसर अगर ऑफिसर आपको 30 मिनट से ज्यादा रोकता है सामान वगैरह चेक करने के लिए, उसको फटाफट काम करना है, तो आप क्या कर सकते हो? ट्रांसपोर्टर डिटेल अपलोड कर सकता है, पोर्टल पे जाकर कंप्लेंट कर सकता है ऑफिसर की कि फलाना ऑफिसर था, उसने 30 मिनट से ऊपर रोक लिया। ये ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि जो है ऑफिसर जल्दी काम करे, रिश्वत वगैरह ना खाएं। लास्ट कॉन्सेप्ट आता है इस टॉपिक का, जो कि है अपना ई वे बिल अपना ब्लॉक करना। ई बिल ब्लॉक किया जा सकता है कुछ केसेस के अंदर। कब कब ई बिल ब्लॉक किया जा सकता है? तो देखिए मैं बता देता हूं कब कब ई बिल ब्लॉक किया जा सकता है। तो देखो लिख रखा है कि अगर किसी बंदे ने लगातार 2 क्वार्टर की रिटर्न फाइल ना की हो, अगर वो बंदा कंपोजिशन स्कीम में आता है और उसने लगातार 2 क्वार्टर तक की रिटर्न फाइल ना की हो, CMP 08 फॉर्म होता है, वो अगर लगातार 2 क्वार्टर तक ना भरा हो तो उसका ई बिल ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसके अलावा या उसने 2 टैक्स पीरियड्स की रिटर्न फाइल ना की हो अगर वो रेगुलर स्कीम में आता है। टैक्स पीरियड का मतलब अगर वो मंथली में आता है तो 2 महीनों की, और अगर वो QRMP में आता है तो 2 क्वार्टर की अगर उसने रिटर्न फाइल ना की हो। रिटर्न का मतलब 3B बेसिकली हो गया। 3B अगर उसने फाइल नहीं की है, और आगे लिख रखा है R1, तो ऊपर तो हो गया 3B, आगे है R1। अगर लगातार 2 महीनों की या 2 क्वार्टर की R1 ना भरी हो तो भी उसका जो है वो क्या कर दिया जाएगा? ब्लॉक कर दिया जाएगा, ई वे बिल बनना। या फिर पर्सन हुज डिसीजन हैज बीन सस्पेंडेड, अगर उसका RC सस्पेंड कर दिया गया है तो भी उसका ई वे बिल बनाना ब्लॉक कर देंगे। और RC अगर उसका सस्पेंड कर दिया गया है तो भी ई वे बिल बनाना ब्लॉक कर देंगे। तो ये 4 रीजन है जिससे उनका ई वे बिल ब्लॉक किया जा सकता है। बट इसके बारे में थोड़ा सा मैं क्लैरिफिकेशन दूंगा आपको कि ई वे बिल ब्लॉक कैसे किया जाएगा। तो मैंने यहां डायग्राम बना रखा है, डायग्राम समझना ध्यान से। ये दोषी है, 4 रीजन थे वो मैंने आपको बता दिए। तो ये दोषी है, इसका हमने ई वे बिल ब्लॉक कर दिया। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि ये जब सप्लाई करेगा तो ई वे बिल नहीं बना सकते। इस पर्सन ने आगे सप्लाई किया तो यहां पर ई वे बिल नहीं बना सकते, ब्लॉक कर रखा है। लेकिन ये जब रेसिपिएंट होगा, ये बंदा है, ये सप्लायर है, ये रेसिपिएंट है, जो दोषी है वो रेसिपिएंट है, यहां ई वे बिल बन सकता है। तो मतलब क्या? ई वे बिल जिन भी बंदों का ब्लॉक किया जाता है वो एज अ सप्लायर ब्लॉक किया जाता है कि जब भी वो सप्लाई करेंगे, जब ये सप्लाई करेगा किसी और पर्सन को, किसी और क्या कहते हैं, जब पर्सन सप्लाई करेगा किसी और पर्सन को,
तब ई वे बिल नहीं बना पाएगा। लेकिन ये दोषी जब सामान खरीदने जाएगा किसी और पर्सन से, तो दूसरा पर्सन या खुद भी ये ई वे बिल बना सकता है, क्योंकि इसको ब्लॉक किया गया है एज अ सप्लायर, नॉट एज अ रेसिपिएंट। हाँ, कब कब ब्लॉक करते हैं वो 4 केस है, वो मैंने ऊपर पढ़ा दिए, लेकिन जो ब्लॉक किया जाता है वो एज अ सप्लायर किया जाता है, नॉट एज अ रेसिपिएंट। इसी के साथ ये हमारा चैप्टर होता है खत्म। और अपना मैंने आपको पहले ही बोला है कि भाई इस तरह के सारे चैप्टर्स मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा, और लगभग 50 मिनट्स के आसपास ये अपना रिकॉर्डिंग हुई है। आप बेटर एक्सपीरियंस के लिए, अगर आपको लगता है थोड़ा मैं स्लो बोलता हूं, तो आप 1.5 या 1.25x पे देख सकते हो, जिससे आपका कम टाइम में रिवीजन हो जाएगा। और आगे आगे इस लेक्चर को आप 1 डे बिफोर एग्जाम भी यूज कर सकते हो। एग्जाम से पहले मेरा टारगेट यही है, पूरा जीएसटी जो है क्या कहते हैं, मैं अपना लगभग 20 घंटे में रिवाइज करा दूं, ताकि जो है आप 1 डे बिफोर एग्जाम में उसको क्या करो, 2x 1.5x 2x पे देखो, और 10-12 घंटे में जीएसटी रिवाइज कर लो, और 10-12 घंटे में इनकम टैक्स रिवाइज कर लो, और आप 1 डे बिफोर एग्जाम में ये सारे लेक्चर्स मिलकर, जो हम सारे रिकॉर्ड करने वाले हैं, ये सारे लेक्चर मिलकर एक मैराथन लेक्चर बन जाएंगे। तो आप वो अपना खुद अपनी स्पीड से एडजस्ट करके देख सकते हो, 1.5 पे 2x पे वगैरह वगैरह। इसी के साथ मिलेंगे, हमारा यही टारगेट है कि भाई इनको 1000 बार देखो, बार बार देखो, देखने की चीज है। क्योंकि मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि भाई क्लास में तो पढ़ लिया, अब आपको उसको याद करना है चीजों को, तो याद करने के लिए आपको इनको बार बार सुनना है, बार बार रिवाइज करना है। जितनी बार रिवाइज करोगे उतनी बार फायदा मिलेगा आप लोगों को। और साथ में आपको थोड़ा बहुत बुक भी रीडिंग करनी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा ही लेक्चर रिवाइज करना है। लेक्चर भी रिवाइज करो, साथ में बुक रीडिंग करो, फिर क्वेश्चन बैंक करो, तब जाके आपका कंप्लीट पैकेज बनेगा। तो ये रिवीजन लेक्चर बस आपकी हेल्प कर लेंगे कि थोड़ा बहुत आपको सपोर्ट मिल जाएगा। हाँ, इसके अलावा 1 डे बिफोर एग्जाम में तो आपको सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चन आंसर तो उस टाइम देखने का टाइम नहीं होगा, बार बार आप रिवीजन या तो खुद से आप रीड कर सकते हो। लेकिन बच्चे कहते हैं कि हमारा सिलेबस पूरा नहीं होता वो 1.5 दिन की छुट्टी के अंदर, 1 डे बिफोर एग्जाम, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप रिवीजन लेक्चर 2x पे लगाओ, जिससे आपका जो है जीएसटी भी 10 घंटे में हो जाएगा, और ऐसे ही इनकम टैक्स भी जो है आपका 10 घंटे में हो जाएगा। तो 20 घंटे के अंदर हमारा पूरा सिलेबस हो जाएगा। ऐसा मैं प्रयास करूंगा आप लोगों के लिए। मिलेंगे आपसे अपना नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा, ऑल द बेस्ट।